ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृदः कस्य स्विद्धनं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। जिनके आशीर्वादों से अभिसिंचित होकर के इस कार्यक्रम को हम उत्तम पाथेय पर उत्कृष्ट कर रहे हैं, पूज्यपाद स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, उपस्थित समस्त संन्यस्त वानप्रस्थ वृंद, विद्वज्जन, धर्म प्रेमी भद्र पुरुषों, सम्मान के योग्य मातृशक्ति और जिनके विशेष प्रयत्न और पुरुषार्थ का ये रंग चारों तरफ हम सबको दिखाई दे रहा है, हमारे गुरुकुलीय परंपरा के यशस्वी स्नातक आदरणीय डॉक्टर धनंजय जी और इस कार्यक्रम का बहुत योग्यतापूर्वक संचालन और संयोजन कर रहे हमारे संस्कृत जगत के गौरव और इसी गुरुकुल की देन आदरणीय डॉक्टर रविंद्र जी, थोड़ी सी देर के लिए आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि अपने आप को थोड़ा सा केंद्रित कीजिएगा और जिस ओर मैं आपको लेकर के चलना चाहता हूं, थोड़ा सा आप चलने का प्रयास करेंगे। मैं निवेदन आपसे करूंगा, शरीर से तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ी सी देर के लिए मन से भी आप यहाँ जुड़ने का प्रयास करेंगे और अगर आप मेरे साथ में जुड़ेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब मेरा व्याख्यान समाप्त होगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इतनी देर हमारा बैठना व्यर्थ या बेकार हो गया। मैं कुछ न कुछ नया आपको जरूर देने का प्रयास करूँगा। जब हमारा ये देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारतवर्ष में जब पहले चुनाव हुए और उसके उपरांत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, तो पत्रकारों की एक टीम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास में पहुंची और उन्होंने उनसे पूछा, पंडित जी आप स्वतंत्र देश के पहले प्रधानमंत्री हो, इस भारतवर्ष और राष्ट्र की उन्नति के लिए आपके मनोमस्तिष्क में जो जो सूत्र हैं वो सूत्र हमको बता दीजिए और उसको हम प्रसारित करें कि हमारा प्रधानमंत्री इस राष्ट्र की उन्नति कैसे करेगा। तो उन्होंने कहा कि जी देखो ऐसा है, मैं कुटीर उद्योग लगवाऊंगा, मैं अर्थ की व्यवस्था करूंगा, मैं लोगों के लिए खाने के लिए वस्त्र के लिए व्यवस्थाएं करूंगा, मैं देश की सड़कों को अच्छा करूंगा, मैं यहाँ के भवनों को सुंदर बनवाऊंगा, यहाँ के पशुओं को सुव्यवस्थित करूंगा और ऐसे में राष्ट्र की उन्नति करूंगा। जब वही पूरी की पूरी टीम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास में पहुंची और उनसे उन्होंने पूछा कि आप राष्ट्र की उन्नति के कौन से सूत्र अपने मन में रखते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बात कही कि मैं अपने देश के प्रत्येक नागरिक को चरित्रवान देखना चाहता हूं और मेरे देश का जब प्रत्येक नागरिक चरित्रवान हो जाएगा तो ये मेरा राष्ट्र अपने आप उन्नत हो जाएगा। स्मरण ये रखना, हमारी रोडें अच्छी बन जाएं, हमारे घर अच्छे बन जाएं, हमारे पास बांध की अच्छी व्यवस्था हो जाए, हमारे पशु अच्छे हो जाएं, हमारे पास धन ऐश्वर्य हो जाए, हमारे पास अन्यान्य बहुत सारी शक्तियां स्थापित हो जाएं, क्या उससे राष्ट्र उन्नत हो जाएगा? एक ये माध्यम बन सकता है, लेकिन ये देश उन्नत तब होगा जब यहां का प्रत्येक नागरिक चरित्रवान होगा। और स्मरण रखना, अगर आप देखें केवल 5000 वर्ष का इतिहास निकाल दीजिए और उससे पूर्व जब जाएंगे तो ये देश दुनिया के सर्वोच्च देशों में से एक था। ये राष्ट्र उन्नति के परम शिखर पर पहुंचा हुआ था। जो भी इस धरती में बड़ा कुछ होता था वो इस भारतवर्ष से गुजर करके जाता था, चाहे चरित्र हो, चाहे आचरण हो, चाहे ज्ञान विज्ञान हो,
चाहे धन की परंपरा हो, चाहे त्याग समर्पण हो, चाहे माताओं का संतानों के प्रति, देश के प्रति समर्पण हो, चाहे सेवा का भाव हो, कोई भी भाव हो, इस देश से गुजर करके जाता था। और कितनी विशेषता, कितना ऊंचा ये देश हुआ करता था, जिसके लिए कभी हिमालय पर्वत पर खड़े होकर के महर्षि मनु ने यह घोषणा कर दी थी, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। अय दुनिया के लोगों, तुम्हारा ये वाला जीवन तो खराब हो गया, अगर अगला जीवन सुधारना चाहते हो तो भारतवासियों की चरण शरण में आ जाना। ये राष्ट्र इतना उन्नत था जो दुनिया के अंदर विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। ये राष्ट्र इतना उन्नत था जो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। हमारे बच्चे भी खेलते थे तो लोहे और प्लास्टिक के खिलौनों से नहीं खेलते थे, वो सोने और चांदी के खिलौनों से खेलते थे। हमारे यहाँ समृद्धि का इतना विशेष आयाम दिखाई देता था। आप देखिएगा, गौतम और कणाद जैसे दार्शनिक तत्वों के जाता भी पूरी धरती में अगर कहीं हुए तो इसी राष्ट्र के अंदर हुए। अगर आप देखें, दानियों की श्रृंखला के अंदर हरिश्चंद्र और कर्ण जैसे दानी आपको मिलेंगे। आप अनुभव कीजिए, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों की परंपरा, इतनी विशेष परंपरा इस देश के अंदर हुई कि जब जब विकृति और विकार कहीं पर उन्होंने देखा, उन्होंने उसको सुधारने का प्रयास किया। लेकिन अनुभव करके देखिए, आज पूज्यपाद स्वामी प्रणवानंद जी महाराज को इस बात की चिंता हो रही है कि ये राष्ट्र की उन्नति कैसे होगी, राष्ट्र की उन्नति में हमारी सहभागिता कैसे होगी। अपने विद्वानों से वो निवेदन कर रहे हैं कि हमारे इन आर्यों को समझाइए कि ये देश उन्नत कैसे होगा, इसकी ये विषम परिस्थिति क्यों पैदा हुई। आज अनुभव करके देखिए, राष्ट्र की बात तो हम करते हैं, लेकिन आटे की दीपक की तरह ये देश रखा हुआ है। बाहर से विदेशी लोग नोचने को तैयार हैं और घर के अंदर अपने लोग नोचने को तैयार हैं। जैसे आटे का दीपक होता है, घर के अंदर आप देखें अगर रख दें तो चूहा उठा करके ले जाता है, और अगर बाहर रख दिया तो कौवा उठा करके ले जाता है। इतना विकार और दुर्गति पनप गई है कि आप देखिए, आइंस्टीन ने एक बात कही थी कि इस दुनिया में उन्नति की सीमा होती है लेकिन अवनति की कोई सीमा नहीं होती है। व्यक्ति के उठने की एक सीमा है, लेकिन गिरेगा वो कितना, इसकी कोई सीमा नहीं है। आज अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम ये सोचते तो हैं राष्ट्र उन्नत होना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से सब जने उत्तर दे दीजिएगा। आपका बेटा पढ़ता है, लिखता है, योग्य बनता है, एक दिन उसके लिए एक पत्र आता है कि मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर उसका जो है सिलेक्शन हो गया है और अमेरिका उसको जाना है। ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रख करके बता दीजिएगा कितनी खुशी हमको होती है। वो हमारा बच्चा जिसको बचपन से हमने संस्कार दिए हैं, वो भी गौरव के साथ में ये कहता है कि अब इस पिछड़े देश के अंदर हमको नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं खराब हैं, यहाँ के नेता खराब हैं, यहाँ के अधिकारी खराब हैं, यहाँ की रोडों के अंदर गड्ढे हैं, यहाँ के इंजीनियर पैसे खा जाते हैं, यहाँ के डॉक्टर विकृत और बेकार हैं। अब मैं एक ऐसे देश के अंदर जाऊंगा जहां सारी व्यवस्थाएं सही हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ के नेता खराब हैं, यहाँ का प्रशासन खराब है, यहाँ की रोडें खराब हैं, यहाँ के घर खराब हैं, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं खराब हैं, लेकिन उसको सुधारेगा कौन? कोई स्वर्ग से देवता उतर करके आएंगे, कोई भगवान अवतार लेकर के आएगा? कोई नहीं आने वाला है। हमको उसको सुधारना पड़ेगा। हमें अपने हिस्से का जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वहन ठीक प्रकार से करना पड़ेगा। राष्ट्र की उन्नति इस बात पर निर्भर नहीं होती है कि आप सीमा पर जाकर के अपनी गर्दन कटा दो। ये वाला काम हमारे सैनिक बहुत अच्छे प्रकार से कर रहे हैं। राष्ट्र की उन्नति उस दिन होगी जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझने वाला होगा। एक अध्यापक
इसलिए नहीं पढ़ाएगा कि मुझे तनख्वाह कितनी मिल रही है। एक अध्यापक इसलिए पढ़ाएगा कि मुझे राष्ट्र के भविष्य के लिए अच्छे छात्रों का निर्माण करना है। एक व्यापारी जब व्यापार करता है तो अपने कर्तव्य का पालन करता है। एक किसान अगर काम करता है अपने लिए ना करे, राष्ट्र की उन्नति के लिए वो करे। एक छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति जब अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाएगा, ये राष्ट्र अपने आप उन्नति के सोपान पर चढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन वक्ताओं ने कह दिया, हमने सुन लिया, तालियां बजा ली, हृदय को अच्छा लग गया, लेकिन अपने जीवन के अंदर हम परिवर्तन नहीं कर पाए। मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा, आप राष्ट्र के लिए कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन इतना चिंतन अपने मन में जरूर रखना। हमारे उपदेशक सुनाया करते हैं, एक जंगल के अंदर भयानक सी आग लगी और आग इतनी भयानक लगी कि पेड़ों का जलना प्रारंभ हो गया। और ये याद रखना, जंगल के अंदर जब आग लगती है तो दो ही स्थितियों में बुझती है, या तो जंगल जल के सारा समाप्त हो जाए या फिर ईश्वर की कृपा हो जाए और भयानक पानी गिरना शुरू हो जाए, तो ही बुझ पाती है। जब जंगल की आग लगी तो सारे के सारे पशु और पक्षियों ने कहते भागना शुरू किया, लेकिन एक पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला बना करके एक छोटी सी चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया ने विचार किया, जंगल में आग लगी है, जब मैं आपत्ति के समय में इस जंगल में आई थी, जंगल ने मुझे छांव दी थी, जंगल ने मुझे निवास दिया था, जंगल ने मुझे भोजन की व्यवस्था की थी। आज जंगल आपत्ति में है तो मेरा दायित्व भी बनता है, जंगल की आग मुझे बुझानी चाहिए। पर सोच करके देखिए, जंगल की आग है, चिड़िया छोटी सी है, चोंच में पानी भरती है, एक सरोवर से ला करके आग के ऊपर छोड़ती है। सवेरे से शाम हो गई है, लेकिन एक राहगीर जब वहां से गुजरा, मानो उसने चिड़िया से पूछा कि रे चिड़िया, एक बात बता, तू दिखने में इतनी छोटी सी है, तेरी चोंच में पानी कितना आता है, तू बार बार ला करके डाल रही है, तेरी चोंच के पानी से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है। चिड़िया ने कहा, मान्यवर, मैं बहुत अच्छे से जानती हूं कि मेरे चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझने वाली है। कहा, फिर क्यों परेशान हो रही है सवेरे से लेकर के अभी तक? चिड़िया ने जो जवाब दिया, जिस देश के नागरिकों का अगर ये जवाब हो गया, वो राष्ट्र अपने आप उन्नत हो जाएगा। चिड़िया ने कहा, मैं जानती हूं मेरी चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी। बोले, फिर क्यों डाल रही है? बोले, डाल इसलिए रही हूं, जिस दिन ये जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं होगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। ये स्मरण रखना, आपका नाम अगर राष्ट्र को बर्बाद करने वालों में होता है तो हमारे जीवन की कोई कीमत नहीं है। बस ये ध्यान रखना, हम राष्ट्र को उन्नत ना कर पाए कोई बात नहीं है, कम से कम इतना कर लेना कि कोई भी गलत काम जो देश की अवनति में सहायक हो, उसमें हमारा नाम नहीं आना चाहिए। हम अपने राष्ट्र का जितना जो कुछ कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करें। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज कह रहे थे, 3 देवियों की स्तुति जिस राष्ट्र के अंदर होगी, वो राष्ट्र अपने आप उन्नति के रास्ते पर चलना प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने बताया था, एक देवी है इड़ा। का ये इड़ा कौन है? का संस्कृति का पालन। जिस देश के लोग अपनी संस्कृति पर गौरव करते हैं, आज हमें अपनी संस्कृति पर गौरव नहीं है। आज स्थिति ये है, पाश्चात्य संस्कृति से जो चीज लौट करके आती है हम उस पर गौरव करना जानते हैं। जब हमारा योग योगा बन करके आ गया तो हम लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। जब हमारे राम और कृष्ण रामा और कृष्णा बन करके आ गए, आज उनको हमारे नवयुवक स्वीकार कर रहे हैं। जब वो वहां से लौट करके आते हैं हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस विषय का ज्ञान हमको नहीं होता है, या तो मनुष्य उससे आतंकित होता है या उसको जैसे तैसे स्वीकार कर लेता है। बस हमारी स्थिति भी वही है। अपनी संस्कृति पर आज हम गौरव नहीं करना चाहते हैं। ना हमें अपने भोजन पर गौरव है, ना हमें अपने वस्त्र पर गौरव है, ना हमें अपने संगीत पर गौरव है, ना हमें अपनी भाषा पर गौरव है, ना हमें अपने नृत्य पर गौरव है। आप अनुभव करके देखिएगा, हमें आज अपने भोजन पर गौरव नहीं है।
जब भोजन पर गौरव नहीं है, अपनी संस्कृति पर गौरव नहीं है, तो अपने राष्ट्र को उन्नत करने का हम कैसे सोच सकते हैं? आप अनुभव करके देखिएगा। आज भी आज जापान में आप चले जाएं, वो लोग मोटे चावल खाते हैं। उनसे पूछिए क्यों नहीं खाते बासमती, क्यों नहीं खाते मोहन भोग, क्यों नहीं खाते और बहुत सारे चावल हैं जो स्वाद में भी अच्छे हैं, सुगंधी भी अच्छी है। तो पता है उन लोगों का उत्तर क्या है? ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसों की कमी हो, उनका केवल ये कहना होता है कि ये मोटा वाला जो चावल है ये हमारे देश में पैदा होता है, बाकी चावल विदेश से आते हैं। जब इस चावल को हम खाते हैं तो हमें ये गौरव होता है कि ये हमारे देश के अंदर पैदा हुआ है। ये भावना अपने अंदर भरनी पड़ेगी। आज आप अनुभव करके देखिए, हमारे घरों के अंदर जब तक पिज्जा और बर्गर ना बन जाए, हमारा स्टेटस सिंबल गिर पड़ता है लेकर के। आप ये सोच करके देखिए, जो उनकी मजबूरी है वो आज हमने अपनी संस्कृति के रूप में स्वीकार कर लिया। इस दुनिया के अंदर केवल ये भारतवासियों का सौभाग्य है कि आपको ये फूली फूली गरम गरम रोटी मिलती है। पाश्चात्य जगत के लोग तरसते रहते हैं, बेचारों के पास वही डबल रोटी है। जब चाहा प्याज फंसा के खा लिया, जब चाहा आलू फंसा के खा लिया और उसके अलग अलग नाम रख दिए। अब वही डबल रोटी रोज कैसे खाए बेचारा? कभी जैम लगा लिया, कभी मलाई लगा ली, कभी मक्खन लगा लिया, कभी उसके अंदर सलाद भर लिया और अलग अलग नाम दे दिए, और वो सूखा खा करके हम गौरव का अनुभव करते हैं। भारतवर्ष के अंदर अगर आप देखें, विशेषज्ञों ने इस चीज को बताया कि भारत के अंदर भोजन के इतने प्रकार हैं कि एक आदमी जिस दिन पैदा हो और जिस दिन मरे, उसके जीवन के सारे दिनों की गिनती कर लें, उसको रोज नया एक अन्न खाने के लिए दें तो जीवन के उसके दिन कम पड़ जाएंगे। लेकिन भारत में भोजन के इतने प्रकार हैं, वो समाप्त तो होने वाले नहीं हैं। इसलिए ध्यान रखना, अपने बच्चों को समझाना और स्वयं समझने की कोशिश करना। आप पिज्जा बर्गर खाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके घरों में चाउमीन बने, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस दिन गौरव करने की बात आए ना, उस दिन अपने हलवे पर गौरव करना, अपनी खीर पर गौरव करना, अपनी अन्य चीजों पर गौरव करना। और ये ध्यान रखना, हमारे भारत की माताओं को कितने प्रकार के व्यंजन बनाना आता है। कभी इनसे पूछ करके देखिए, अगर पराठे बनाने पर ही आ जाए ना, तो सवेरे से शाम तक पराठों का प्रकार खत्म नहीं होगा। ये लच्छा पराठा है, ये 3 कोने वाला है, ये 4 कोने वाला है, ये 1 परत वाला है, ये 2 परत वाला है, ये मूली का है, ये आलू का है, ये गोभी का है, ये मटर का है, ये इसका, ये इसका, ये इसका। तो जब भी गौरव की बात आए, अपने भोजन पर गौरव करना। जब भी गौरव करने की बात आए, मेरा ऋषि लिखता है, जितनी अधिक भाषाएं पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर भाषा दुनिया की आए, लेकिन जिस दिन गौरव करने की बात आए ना, उस दिन अपनी भाषा पर गौरव करना। और निवेदन आपसे कर दूं, 2006 प्रकार की भाषाएं जो पूरी दुनिया के अंदर बोली जाती हैं, 6900 प्रकार की जो बोलियां बोली जाती हैं, अगर इनकी जननी आप तलाशेंगे ना, तो दुनिया में भाषाओं को 4 प्रकार से बांटा गया। एक वो भाषाएं हैं जो लेफ्ट से राइट की तरफ को चलती हैं, एक वो भाषाएं हैं जो राइट से लेफ्ट की तरफ को चलती हैं, एक वो भाषाएं हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ को चलती हैं, एक वो भाषाएं हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ को चलती हैं। सारी भाषाओं को देख लीजिए। जब उनकी जननी तलाशने के लिए चलोगे ना, इस दुनिया के अंदर सबसे पहले अगर मनुष्य ने कुछ बोला होगा तो वो संस्कृत भाषा बोली थी। अगर उसने सबसे पहला कुछ लिखा होगा, वो ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा होगा। आप कोई भाषा पढ़िए, लेकिन अपनी संस्कृत पर गौरव करना। और ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरी दुनिया में किसी भाषा को उठा लीजिए और उस भाषा का जितना साहित्य है और जितने विद्वान हैं, सारे के सारे हिंद महासागर में डुबो दीजिए। केवल एक विद्वान बचा लीजिए और उनसे कहना, एक पुस्तक बचा लो। आज जितनी शब्दावली उनके पास में है, उतनी शब्दावली का निर्माण उनसे दोबारा नहीं होगा। लेकिन हमारे संस्कृत के सारे विद्वानों को हिंद महासागर में डुबो दो, सारी पुस्तकों को डुबो दो,
पाणिनि की एक व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी को बचा लेना और स्वामी प्रणवानंद जी को बचा लेना। जितने शब्द आज हमारे पास में हैं उतने शब्दों का निर्माण हम फिर से कर सकते हैं। हमारे पास इतनी संभ्रांत भाषा है, इस भाषा पर गौरव करना सीखिए। आप बच्चे आप लोग अंग्रेजी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन गौरव आए अपनी संस्कृत भाषा पर गौरव करना। राष्ट्र की उन्नति चाहते हो ना, जो लोग अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी के अंदर करते हैं कल ही जाकर के बदल लेना, हिंदी के अंदर अपने हस्ताक्षर करना शुरू कीजिए। आपके घरों के अंदर नाम पट्टिका जो लिखी हुई है, अंग्रेजी में जो आपने नाम लिखे हुए हैं उसको हिंदी में लिखने की परंपरा बनाइए। आपके घर के बाहर हिंदी और संस्कृत के अंदर अपने नाम को लिखिए, हस्ताक्षर अपने बदल लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये गौरव करने की चीजें हैं। जब अपनी चीजों पर आपको गौरव होगा, ये राष्ट्र अपने आप ऊंचा हो जाएगा। ये स्मरण रखना। आज वस्त्रों पर हम कितना गौरव करते हैं। कोट पैंट ना हो, जब तक दूसरी चीजें ना हो तब तक हमको आनंद आता ही नहीं है। पर मैं आपसे निवेदन कर दूं, आप पैंट शर्ट पहनते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। आप कुर्ता पजामा पहनते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन जिस दिन गौरव करने की बात आए ना, उस दिन अपने कुर्ता और धोती पर गौरव करना। एक निवेदन आपसे कर दूं, इस धरती के अंदर किसी मनुष्य को आप ले आइए, चाहे पैंट हो चाहे पजामा हो, पैंट भी परतंत्र है, पजामा भी परतंत्र है। पैंट में हुक ना हो तो पहन सकते हैं क्या? पजामे में अगर नाड़ा ना हो पहना जा सकता है क्या? लेकिन हमारी धोती के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है, हमारी धोती स्वतंत्र है। मैं निवेदन आपसे कर दूं, कभी अगर आपका मन हो जाए कि रोज पैंट ऐसे पहनते हैं, पहन करके मन उब गया है, आज कुछ स्टाइल चेंज की जाए। आज हुक पीछे की तरफ को लगाएंगे, आगे की तरफ को नहीं लगाएंगे, तो कोई लगा सकता है क्या? वो स्टाइल चेंज नहीं मानी जाएगी, वो बुद्धि का विकार माना जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ धोती के जो प्रकार है ना, 8 तरीके से बांधना तो मेरे को आती है, जिसको सीखना हो सीख लेना। हमारी संस्कृति के अंदर धोती ये बताती है कि ये कहाँ का रहने वाला व्यक्ति है। महाराष्ट्र का आदमी धोती पहन करके आएगा, आप बता देंगे मराठी है। गुजरात का व्यक्ति आएगा, गुजराती आप बता देंगे। उत्तर भारत का अलग तरीका है, पूर्वोत्तर में चले जाएं अलग तरीका है, दक्षिण में चले जाएं अलग तरीका है। धोती का प्रकार बताता है हमारी संस्कृति की विविधता को। मैं निवेदन किया करता हूं कि अगर आपका पैंट कहीं से फट जाए ना, तो उसको आप पहनना मुश्किल हो जाएगा। हमारी धोती फट जाए तो पलट करके इधर से उधर पहन लो। कहीं बाहर चले गए, बिस्तर की कमी पड़ गई, ना ओढ़ने के लिए ना बिछाने के लिए, अब पैंट को ओढ़ोगे कि बिछाओगे? आधी धोती बिछाओ, आधी आराम से ओढ़ लो। अगर बाजार चले गए, पत्नी ने एक लंबी सी लिस्ट दे दी, सामान हो गया ज्यादा, झोला ले जाना भूल गए, जेब में कैसे रख करके लाओगे? धोती का एक कुन्ना खोलो, पोटली बनाओ, सिर पर रख करके ले आओ। आप सोच करके देखिए, जंगल में चले जा रहे हैं, कुआं और बाल्टी है, रस्सी नहीं है, धोती खोलो, आराम से बांधो, पानी खींच करके पी लो। मैं सैकड़ों प्रमाण आपको दे दूं, पैंट शर्ट पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन गौरव करने की बात आए, उस दिन अपने धोती और कुर्ते पर गौरव करना। आप उनका संगीत सुनिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उनके जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं, पाश्चात्य जगत का जितना संगीत है वो 3 ध्वनियों पर टिका हुआ है, डा डा डा। और वो ये कहते हैं कि ये जो डा 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 3 ध्वनियां हैं, इसको मनुष्य जितना सुनेगा उसके मन के अंदर चिड़चिड़ापन होगा, उसके जीवन के अंदर नपुंसकता के संस्कार आएंगे। आज आप देखिए, एक जंतु आता है हमारे यहाँ विवाह में, अगर वो जंतु ना आए तो कहीं फूफा नाराज हो जाता है, कहीं जीजा नाराज हो जाता है, कहीं मामा नाराज हो जाता है। बोले जी क्या हुआ? बोले व्यवस्था सारी की, लेकिन डीजे तो इन्होंने मंगवाए ही नहीं। वो कान ऐसे फोड़ करके वो डम 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 चलता रहता है, ना किसी को पता है क्या कह रहा है, नाचने वाला नाच रहा है। हमारा इतना अद्भुत संगीत है कि आप सुनिए, आपको मानसिक शांति मिलेगी। वो पुराने गीतों को, रागों को आप सुनिए, जीवन के अंदर एक आह्लाद की परंपरा आती है। आप नृत्य उनका देख लीजिए, हमारे नृत्य देख लीजिए,
पहाड़ों के नृत्य देखेंगे, मतलब हमारे यहाँ हर चीज जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से की गई। पहाड़ों के नृत्य देखिए वो धीमी गति से चलते हैं, अगर समतल इलाके के नृत्य देखिए वो तेज गति से चलते हैं। पहाड़ों के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, अगर तेज घूम गए तो जल्दी थक जाएंगे, और अगर धीरे धीरे घूमे सब व्यवस्थित होगा। हमारा संगीत देखिए, हमारी वेशभूषा देखिए, हमारी भाषा देखिए, हमारा खान पान देखिए। अपने देश की इन चीजों पर गौरव करने की परंपरा बनाइए, और जिस देश का नागरिक अपनी प्रत्येक चीज पर गौरव करता है वो देश उन्नति के सोपान पर चढ़ता चला जाता है। मैं निवेदन करूंगा अपने कर्तव्य का पालन करें, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी मातृभूमि के प्रति अपना समर्पण का भाव रखें। और नहीं तो ये ध्यान रखना, जो देश इतना उन्नत था आज इतनी अवनति में पहुंच गया है, आगे कितनी अवनति में पहुंचेगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और कितने हम अवनत होते चले जा रहे हैं। देश की अवनति का एकमात्र कारण होता है जब उस देश के नागरिक अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना बंद कर देते हैं। जो उसके लिए नियत है उसको पूरी ईमानदारी से कीजिए। दुनिया क्या कर रही है उसका ठेका हमारे पास में नहीं है, लेकिन मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूं इसका ठेका मेरे पास में। नहीं तो जो पतन की स्थिति बनी हुई है, मैं तो कहा करता हूं, एक मंत्र हमारे उपनिषदों में आता है और उस मंत्र को हम यूं पढ़ते हैं, पूर्णमदा पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर इस मंत्र में परिवर्तन करने का अधिकार मुझे मिल जाए ना, और राष्ट्र की जो अवनति हमें दिखाई दे रही है, तो कुछ यूं कह पाएंगे, भ्रष्टमदा भ्रष्टमिदम भ्रष्टात् भ्रष्टमुदच्यते भ्रष्टस्य भ्रष्टमादाय भ्रष्टमेवावशिष्यते। हम चारों ओर से भ्रष्ट हो रहे हैं। जब स्वार्थ की स्थिति होती है हम सेकंडों के अंदर भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये सोचना मेरा एक गलत काम मेरे देश को रसातल की ओर लेकर के जाएगा, मेरा एक अच्छा काम देश को उन्नति की ओर लेकर के जाएगा। अपने अपने हिस्से का हर व्यक्ति काम करता रहे, ये राष्ट्र उन्नत हो जाएगा। आगे समय इजाजत नहीं दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।